इस हॉल में कोई साधारण वोटर नहीं आए हैं, यहाँ समाज की क्रीम आई है। एक एक ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम 100 लोगों पे तो असर डालेगा। कुछ 500,000 की असामी भी मेरे को दिखाई दे रही है, कुछ 10-10 हज़ार वाले भी हैं। इसलिए मैं आपको वो वाली बात नहीं कहूँगा जो जनसभा में कही जाती है। मैं वो बात कहने की कोशिश करूँगा जो आप सबके माध्यम से कम कुछ लाख लोगों तक पहुँचेगी अगले 5 दिन के अंदर अंदर। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जाके आपको ये बात लोगों तक पहुँचानी है। और इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बात कहूँगा और उसी को समझाऊँगा, ताकि ये एक बात आप दिल्ली के कोने कोने तक पहुँचा दो। और दिल्ली क्यों, एनसीआर तो अपनी है ही है सारी, हरियाणा में भी पहुँचा दो, और जहाँ जहाँ चुनाव अभी होना बाकी है वहाँ पे भी फ़ोन करके पहुँचा दो। और वो बात ये है कि 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो संसद का चुनाव नहीं है। सरकार कहती है, अखबार कहते हैं लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। मैं कहता हूं इसे लोकसभा या संसद के चुनाव की तरह मत देखिए। संसद के चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में एमपी बनता है, हर 5 साल में पीएम बनता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल हर 5 साल में खेला जाता है। ये वो वाला खेल नहीं है। ये संसद का नहीं, संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। अगर मेरी कोई बात आपको याद ना रहे, भूल जाए कि मैंने क्या कहा था, तो बस ये एक वाक्य में पहुंचा देना घर घर तक, ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव की तरह इसे लेना है। इसलिए नहीं कि हमें संविधान सभा का चुनाव करने की कोई ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस देश में बाबा साहेब के संविधान को पलटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, षड्यंत्र हो चुका है। और अगर ये चुनाव हाथ से निकल गया तो चोर दरवाजे से ये बाबा साहेब का संविधान बदलेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसलिए ये संविधान सभा का चुनाव नहीं है, लेकिन हमें इसे ऐसे देखना है, हमें ऐसी तैयारी करनी है, हमें ऐसा जवाब देना है जो संविधान सभा के चुनाव जैसा हो। जब मैं ये बात कहता हूं तो कई सवाल मन में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं और किसी सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा। साथियों ने बहुत अच्छे से कर दी। मैं महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं महिलाओं पे अत्याचार के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं किसान की अवस्था की बात आज नहीं करूंगा, मजदूरों के जो नए कानून लाए गए हैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं दलित आदिवासी पे अन्याय और अत्याचार की चर्चा भी आज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन ये सब सवाल उठाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, संविधान और लोकतंत्र, आज मैं सिर्फ उसकी चर्चा करूँ। हम सब मंच पे बैठे हैं ना, इसलिए बातें कर रहे हैं। अगर ये मंच ही चला गया और ये माइक मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं आप लोगों से कैसे बात करूंगा। तो पहला सवाल तो आज इस ज़मीन को बचाने का है जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं। ये ज़मीन बचेगी
तो महंगाई की लड़ाई भी लड़ लेंगे, बेरोजगारी की लड़ाई भी लड़ लेंगे, महिला के खिलाफ अन्याय की लड़ाई भी लड़ लेंगे, किसान की लड़ाई भी लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई भी लड़ेंगे, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन पहले इस जमीन को बचा लें। आज सबसे बड़ा सवाल ये संविधान आज हमारे पास है, और जो चीज़ हमारे हाथ में होती है उसकी कीमत समझ नहीं आती किसी को। मैं आपसे पूछता हूं, सन 1950 से पहले क्या इस देश में संविधान था? सन 1950 से पहले क्या इस देश में संविधान था? हाँ कि नहीं? आपका जवाब है नहीं। ये जवाब सही भी है, गलत भी है। सही इस मायने में है कि हाँ, भारत के संविधान, भारत के लोगों द्वारा दिया गया भारत का संविधान 1950 से पहले नहीं था, लेकिन इससे पहले एक संविधान था। वो संविधान अंग्रेजों के समय भी लागू था, मुगलों के समय भी लागू था, और उससे पहले के राजाओं के समय भी लागू था। और वो संविधान था मनुस्मृति का संविधान। उस संविधान के तहत आप सब लोग जो कुर्सी पे बैठे हो, उन्हें कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं थी। मेरे जैसा आदमी जो पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, मुझे पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। इस देश में हर व्यक्ति बराबर नहीं था। कुछ मालिक थे, कुछ किराएदार और बाकी गुलाम। वो संविधान था। याद रखिए, बाबा साहेब के संविधान ने हमें उस संविधान से आज़ादी दिलाई है, उस गुलामी के संविधान से आज़ादी दिलाई है। आज उस संविधान पे हमला किया जा रहा है। मैं लोगों से पूछता हूं संविधान के बारे में, तो कई लोग कहते हैं भाई साहब अब तो है ना, मिल गया है, और अब ये सब चीज़ें सेट हो गई हैं, अब इस देश में वो गुलामी नहीं है, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। जी आप छोड़ दो। मुझे पलट के कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब खत्म हो गई हैं। यादव जी आप क्यों इन पुरानी चीज़ों के पीछे पड़े हो? ये सब खत्म हो गई हैं। मैं उन्हें एक किस्सा सुनाता हूँ और आपको भी वो किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा आज से 10-15 साल पहले का है। मैं जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा होनहार स्टूडेंट था। वो उसका सिलेक्शन एक बड़ी पोस्ट पे हो गया, HCS में उसका सिलेक्शन हो गया, सिविल सर्विस में। आज बहुत बड़ी पोस्ट पे है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। लड़के में एक आग सी थी, क्लास में आता था, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करता था, और जब उसका सिलेक्शन हो गया आके मेरे से मिला। मैंने कहा बेटा गर्व है मुझ पे, बस भूलना मत तुम कहाँ से आए हो। ये लोग बड़े शहरों में जाके भूल जाते हैं, तुम भूलना मत। नहीं सर, कभी नहीं भूलेंगे। फिर मैं एक बार उसके घर गया, 4-5 साल बाद की बात है। अफसर बन गया था, हरियाणा के एक बड़े शहर के अफसर कॉलोनी में रहता था। उसके घर गया, मैंने देखा कि ना बाबा साहब की कोई तस्वीर, ना उस सब चीज़ों का जिक्र। मैंने कहा भाई आजकल कुछ एक्टिव भी रहते हो या अफसर बन गए हो? तो उसने कहा सर देखो, मेरी वाइफ को ये सब अच्छा नहीं लगता, बड़े घर से है, उसी समाज से थी, किसी दूसरे समाज से नहीं थी।
बड़े घर की है, और वो कहती है अफसरों की तरह रहा करो ना। बार बार जब तुम अंबेडकर अंबेडकर करते हो, हर कोई हमारे को कहता है कि अच्छा तुम इस वर्ग से हो, हमारे ऊपर छाप लग जाती है। तुम बार बार ये क्यों अंबेडकर और ये सब करते रहते हो, जरा शांत रहा करो ना घर में। तो उसने कहा जी मैं घर में शांति बना के रखनी है, मैंने भी ये सब छोड़ दिया है सर, मैं ईमानदारी से अपनी अफसरी का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मतलब मैं कौन होता हूँ, तुम्हारे घर की शांति बनी रहे, अच्छी बात है। फिर मैं 2 साल बाद उसके घर फिर गया। अब एक दूसरे शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी, बहुत प्यार करता था, बुलाता था, तो मैं गया। अब मैंने देखा उसके ड्राइंग रूम में बाबा साहब की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। किस्सा सुनो आप। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बाबा साहब याद आ गए? तो बोला सर हमारे बच्चा हुआ है। मैंने कहा वो तो मैंने देखा, 2 साल का बच्चा हो गया था, बधाई हो, ये सब हुआ। कहता सर वो जिस दिन 1 साल का हुआ, 1 साल के करीब का हुआ, बच्चा पाँव से चलने लगा, और उसने कहा मेरे समाज में रिवाज है कि जिस दिन बच्चा पाँव से चलता है उस दिन हम पड़ोस में चना और गुड़ बांटते हैं। तो हमारा बच्चा चलने लगा, मैंने और मेरी वाइफ ने जाके खुशी खुशी पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी में चना और गुड़ बांटा, बड़ा खुश हुए। लेकिन सर शाम को जब हम इवनिंग वॉक के लिए निकले, हमने देखा सब लोगों ने वो चना और गुड़ नाली में फेंका हुआ था। उसने कहा सर उस दिन से मुझे समझ आ गया कि ये समाज बदलेगा नहीं जल्दी से, और मैंने लाके बाबा साहब की फोटो लगा दी अपने घर में। मैं किस लिए कह रहा हूं, ये समाज का मैल जल्दी से खत्म नहीं होगा। ये जो दूसरों से मैला साफ करवाते हैं ना, सबसे ज्यादा मैल इनके अंदर है, मन के अंदर है, तन में नहीं है, मन में मैल है। और इस मैल की सफाई करना इस संविधान का सबसे बड़ा काम है। जब तक ये मैल साफ नहीं होगा तब तक बाबा साहब का संविधान हमें चाहिए। एक साल पहले बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ है, जाति जनगणना हुई है बिहार में। सारे मीडिया में हंगामा, अरे जातिवार सर्वेक्षण करवा दिया, जाति बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उसके आंकड़े देख लिए। वो आंकड़ा बताता है, और ये पिछले साल के आंकड़े हैं 2023 के, वो आंकड़ा बताता है, दुर्भाग्यवश हमारे मीडिया में कहीं नहीं आते ये आंकड़े, बस ये आ गया बिहार में इतने गरीब लोग हैं। अरे बाबा इसके लिए तुम्हें जातिवार सर्वेक्षण नहीं चाहिए, ये तो सारी दुनिया को पता है बिहार में गरीब लोग हैं। वो जातिवार सर्वेक्षण बताता है कि बिहार के कायस्थ समाज जो है, ब्राह्मण से ज़्यादा पढ़ा लिखा कायस्थ है वहाँ बिहार में, कायस्थों में 10.08%, 08 मतलब 10,000 में से 1,080 लोग बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई के हैं। ऊंची पढ़ाई लिखाई का मतलब MSc, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसी डिग्री वाले लोग हैं जिससे नौकरी मिल जाती है। 10,000 में से 1,080, एक एक जाति का नहीं बताऊंगा, उनके 1,080, ब्राह्मण के कोई 700-800, भूमिहार के कोई 600-500, राजपूत के कोई 400-500, सब ये 10,000 में से। एक जाति है बिहार में जिसका नाम है मुसहर। मुसहर जाति है दलित समाज में, जो चूहे को पकड़ते हैं और चूहे को खाने का मुसहर इसलिए नाम पड़ा उनका। उस जाति में, और छोटी जाति नहीं है संख्या में, जितने बिहार में भूमिहार हैं उतने ही मुसहर भी हैं बिहार में। ये भी उस सर्वेक्षण से पता लगा।
उस जाति में 10,000 में से कितने लोग हैं ऐसी डिग्री वाले? कायस्थ में 1080, ब्राह्मण में 700-800, एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं मुझे, राजपूत के 500-600, भूमिहार के 700 और मुसहर में 1। 10,000 में से एक व्यक्ति के पास इतनी शिक्षा है जिससे उसको डिग्री जिससे उसको नौकरी मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो सकती। ये 100 साल पुराना किस्सा नहीं बता रहा मैं, ये 6 महीने पुराने आंकड़े हैं बिहार के। और फिर ये लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया जी, अब छोड़ो यादव जी, आप छोड़ दो। मैंने कहा भाई तुम छोड़ दो तो मैं भी छोड़ दूंगा। ये सच्चाई है इस देश की। इसलिए हमें इस संविधान की जरूरत है जो सबको बराबर खड़ा करता है। जब आप ये सवाल लेके जाएंगे, जब आप ये संदेश लेके जाएंगे कि भाई ये संसद का नहीं संविधान सभा का चुनाव है, सारी बातें छोड़ो, भाई वीर सिंह ने जो बोला सब बातें छोड़ो, कौन रिश्तेदारी है कौन नातेदारी है, अरे जी आके मेरी बांह पकड़ के ले गया, अरे कोई मतलब है? ये पंची सरपंची के चुनाव के खेल हैं, संविधान सभा में ये खेल नहीं खेले जाते। ये सब छोटी बातें छोड़ो। जब आप ये संदेशा लेके जाएंगे तो लोग आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब देता हूं ताकि आप जाके लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात अभी भी पहुंचाएं। अभी भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। पहला सवाल पूछेंगे कि जी आपको कैसे पता कि संविधान में संशोधन करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना बाबा हम तो नहीं करेंगे। अब मोदी जी डर गए, पिछले 10 दिन से कह रहे हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे। माने कुछ भी कहते इनका तो जाता नहीं है ना। 3 हफ्ता पहले बोले थे बांसवाड़ा में, सबने सुना होगा, करोड़ों लोगों ने टीवी पे सुना कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को, मतलब जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और जो घुसपैठिए हैं उनको दे देगी। यह वाक्य था प्रधानमंत्री का। और 3 दिन पहले प्रधानमंत्री बोले हाय हाय मैं कैसे बोल सकता हूं मुसलमान की बात। अरे कुछ जाता ही नहीं इस आदमी का। अरे करोड़ों लोगों ने वीडियो देखा है भाई, पर अब कहते हैं, आपने देखा होगा हाव भाव। एक पत्रकार ने पूछा आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, कहते अरे आपने कैसी बात कर दी, मैं कैसे ये बात कह सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह नाटक करते हुए बोल रहे हैं। मतलब 8वीं क्लास का बच्चा ये नहीं कहता स्कूल में इस तरह का झूठ। तो वैसा ही झूठ आजकल प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि संविधान का संशोधन, संविधान बदलने की बात पता नहीं कहां से आई, हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इसलिए कोई आपसे भी पूछ लेगा जी कि आपको कैसे पता लगा, मैं बता देता हूं। उनको बताना जी कि मुझे बैठे बैठे सपना नहीं आया कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है। इनके लोगों ने कहा है। किसने कहा है? विवेक देबरॉय, जो कि प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, उसने कहा नहीं, अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिख के बोला कि ये संविधान कंडम हो गया है, अब इसको बदल देना चाहिए। चलो आपके सलाहकार परिषद के आदमी ने उटपटांग बात कर दी। अगर ये हो प्रधानमंत्री, मैं उटपटांग बात करूंगा, अगले दिन कान से पकड़ के मुझे निकाल देंगे, कहेंगे भाई इससे मेरा मतलब नहीं, इस आदमी को बाहर निकालो। वो आज भी प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति का अध्यक्ष है। बताओ, मेरे को सपना नहीं आ रहा, तुम खुद बोल रहे हो। इनके नेता हैं अनंत हेगड़े कर्नाटका से, जिसने सिर्फ इस बार नहीं बोला, 5 साल पहले भी बोला। वो मोदी जी की कैबिनेट का मिनिस्टर था तब भी बोला उसने। इनकी राजस्थान में एमपी कैंडिडेट हैं ज्योति मिर्धा, उसने बोला। उत्तर प्रदेश का इनका एक एमपी कैंडिडेट है, उसने बोला। इनके 5 उम्मीदवार अपने मुंह से बोल चुके हैं कि भाई
हमें मेजॉरिटी इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश का संविधान बदल सकें। तो बोलना जी कि मुझे सपने नहीं आते, आपने बोला है अपने मुंह से। कोई कहेगा जी चलो छोटे लोग हैं, इनके मुंह से निकल गई होगी। नहीं, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्हें याद दिलाना कि आरएसएस और बीजेपी को सन 1950 से लेके आज तक कभी भी इस देश का संविधान स्वीकार नहीं था। ये कोई नई बात नहीं है। याद रखिए, ये लोग जो आज तिरंगा लेके घूमते हैं, तिरंगा यात्रा चलाते हैं, अपनी गुंडागर्दी को ढकने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में कभी तिरंगा नहीं लगाया था। पता है ना? बताना जरूर सब लोगों को, यहाँ सामने वालों को पता है, हर एक को पता नहीं है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में। अपने हेडक्वार्टर में 50 साल तक, सन 1947 से लेके 1998 तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं लगाया। कहते थे ये हमारे देश का झंडा नहीं है, जबरदस्ती हमारे पे लगाया गया है झंडा। और जब किसी व्यक्ति ने, वीर सिंह जैसा कोई क्रांतिकारी था, उसने जाके जबरदस्ती इनके ऑफिस पे झंडा लगा दिया तिरंगा देश का, तो क्या किया आरएसएस वालों ने? पुलिस में जाके एफआईआर करवाई उसके खिलाफ कि इसने तिरंगा लगा दिया हमारे ऑफिस में। ये वो लोग हैं, याद रखिए। इनको इस देश का तिरंगा और संविधान कभी स्वीकार नहीं था। जब संविधान बना तब विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा, जिसको आज ये वीर सावरकर बोलते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले को। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि ये संविधान विदेशी संविधान है, इसमें विदेशी विचार हैं। इस देश को किसी नए संविधान की जरूरत क्या है? जब हमारे पास प्राचीन परंपरा से मनु का संविधान है तो हमें किसी नए संविधान की क्या जरूरत है? ये विनायक दामोदर सावरकर के कहे हुए शब्द हैं। इनके दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि ये विदेशी संविधान है। इनकी पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, जिसमें सारी बात लिखते हैं, और पहले से चली आ रही है पत्रिका। उस पत्रिका में इन्होंने हमेशा कहा कि संविधान इसे स्वीकार्य नहीं है। सन 2000 में, आपने वकील साहब ने याद दिलाया, सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक आयोग बनाया कि इस संविधान को कैसे समीक्षा की जाए। वो तो आप जैसे लोग सब खड़े हो गए, डर गए ये लोग, तो कहा नहीं नहीं, समीक्षा छोड़ दो, चुपचाप से बैठ गए। सन 2000 में आरएसएस के मुखिया सुदर्शन, उन्होंने बयान दिया कि इस संविधान को बदलना चाहिए। तो याद दिलाना मेरे भाइयों बहनों कि जिस संविधान आप बदलोगे, ये मेरे मन का विचार नहीं है, ये आपकी नीयत है पिछले 75 साल की, कोई नई बात नहीं है। मुझे पता है और गारंटी से पता है, पहला मौका जब मिलेगा तब आप ये करोगे। दूसरी बात, फिर कोई पूछेगा कि भाई क्या करेंगे ये लोग, तुम्हें पता है क्या करेंगे? पूरा तो नहीं पता, खुराफाती दिमाग है, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन 4-5 चीज की गारंटी है, मैं बता देता हूं क्या क्या करेंगे। पहला, इस संविधान से सेकुलर शब्द बाहर निकालेंगे और सनातन शब्द उसमें डालेंगे। लिखवा लो आप मेरे से, क्या करेंगे? मतलब इशारा करेंगे कि इस देश में 2 तरह के लोग होंगे, कुछ मकान मालिक और बाकी किराएदार। इस देश के तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को सेकंड रेट सिटीजन बनाएंगे। नंबर 2, इस देश का जो फेडरलिज्म है, संघीय व्यवस्था, उसे खत्म करेंगे। दिल्ली से चलेगी सरकार, दिल्ली बैठ के तय करेगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी हैसियत क्या होगी, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर फोन करके बोलेगा तुम क्या करो, तुम ना करो। सारी राज्य सरकारों को म्युनिसिपैलिटी की सरकार बना देंगे, उससे फालतू कुछ नहीं करेंगे।
तीसरा, इस देश में लोकतंत्र का गला हल्के से घोंट देंगे, जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। प्रेस की स्वतंत्रता, जुडिशरी की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, सबके ऊपर कुछ करने की। हम वकील साहब बैठे हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि हम फ्रीडम ख़त्म कर रहे हैं, बस उसके नीचे जो फुटनोट में क्लॉज लगे होते हैं उसमें 2-2 क्लॉज और जोड़ दो, बस ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या बचता है? ये करेंगे। और सामाजिक न्याय के ढांचे को ख़त्म करेंगे, जिसके ऊपर रिजर्वेशन इस देश में आधारित है। फिर ये उलट के बोलेंगे, अरे अरे कमाल है प्रधानमंत्री साहब, अरे अरे आपने कैसे कह दिया सामाजिक न्याय, अरे हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं, कांग्रेस आरक्षण को करेगी। मैंने कहा बाकी चीज़ें बाद में बोलूँगा, मैं आपको ये चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ। कल ही मेरे को एक चीज़ दिखाई दी, ये मेरे विचार नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता कभी ना कभी आरक्षण के खिलाफ बोल चुके हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक ने 5 साल पहले बिहार के चुनाव के समय बोल दिया था कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। चुनाव हार गए इसलिए चुप बैठ गए। उसके बाद से बोला था ही, मोहन भागवत ने बोला था आरक्षण के खिलाफ। इनका प्रवक्ता अमित मालवीय जो दिन रात करता रहता उठपटांग, इनका आईटी सेल जो चलाता है अमित मालवीय, पूरा देश में नफरत फैलाने का ठेका जिस आदमी को दे रखा है, उस आदमी ने सन 2010 से लेके 12 के बीच में 25 बार कहा इस देश में आरक्षण को बंद करो। ये सब छोड़ो, मैं आपको एक छोटे से लेख का हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। ये लेख किसी ऐरे गहरे आदमी का नहीं है, ये लेख किसी अमित मालवीय का नहीं है, ये लेख परम आदरणीय योगी जी का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का लेख है। आप कहोगे मुझे कहाँ से मिला? ये योगी जी की अपनी वेबसाइट पे पड़ा है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। योगी जी की वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आप सब खोल लेना, देख लेना। वेबसाइट है, वेबसाइट में उन्होंने लिखा है योगी जी के बयान, उनके इंटरव्यू, उनके कुछ प्रमुख लेख, और प्रमुख लेख में से एक लेख है आरक्षण की आग में सुलगता देश, शीर्षक है। तो आपको पता नहीं था आरक्षण एक आग है जो कि इस देश को लगी हुई है। जाति व्यवस्था आग नहीं है, अन्याय आग नहीं है, ऊंच नीच आग नहीं है, छुआछूत आग नहीं है, आरक्षण आग है। क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं इसका बंटवाइए, इसकी हजारों कॉपी करके बंटवाइए लोगों के बीच में। आज भी है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। परसों जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ये है, और मैंने 5 मिनट पहले चेक किया, अभी भी उनकी वेबसाइट पे ये लेख लगा हुआ है। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस समय नहीं थे जब ये किया गया। किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। ओपनिंग लाइन कि कामचोर लोगों को निकम्मा बनाना हो तो बिना बैठे, बिना काम किए उनको घर में कुछ देते जाइए। आरक्षण ये है, ये कह रहे हैं। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। तो ये आरक्षण नामक जो आपको बैठे बैठाए गिफ्ट मिल गई है, उसकी वजह से निकम्मापन अब सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आज़ादी के बाद इस देश और इसके समाज को स्वावलंबी बनाने की बजाय अधिकाधिक संकीर्ण तथा अकर्मण्य अवश्य बना दिया है। ये इस देश में अकर्मण्य बना दिया। मैं चाहता हूं इस पूरे लेख को आप पढ़ते जाइए, अभी बोर नहीं करूंगा आपको पूरा सुना के।
पूरे लेख में उन्होंने लिखा है कि कैसे आरक्षण की व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरा देश ऑलरेडी अकर्मण्य बन गया है और बस ये देश का बंटाधार होने ही वाला है आरक्षण व्यवस्था के कारण। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसको ये बीजेपी वाले भावी प्रधानमंत्री बताते हैं, मतलब मैं तो कान को हाथ लगाता हूँ कि भैया इतना भी इस देश का दुर्भाग्य होगा क्या कभी। उस व्यक्ति का लेख है ये, एक लेख की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कौन लेके आया? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखने का काम किसने किया? ये क्या मामला है? गरीबों के लिए आरक्षण, चलिए मान लीजिए चलो कि ठीक है गरीबों के लिए कर लो, गरीबों के लिए आरक्षण, लेकिन अगर कोई एससी का गरीब है, एसटी का गरीब है, ओबीसी गरीब है तो उसको गरीब का आरक्षण नहीं मिलेगा। कहां का नियम बनाया आपने? ये सब इसी सोच की देन है। तो पहला सवाल कि भाई आपको कैसे पता कि ये लोग संविधान में बदलाव करेंगे? मैंने बता दिया। दूसरा, संविधान में क्या बदलाव करेंगे? पूरा तो पता नहीं, पर ये 4-5 जरूर करेंगे, बाकी कुछ और करेंगे ही करेंगे। इतने से मन तो भरेगा नहीं उनका, है ना। ये जो बार बार कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये पूरी चीज है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 पार्टी 1 लीडर। ये है योजना सारी, जो रूस में पुतिन करता है, जो हंगरी में होता है, जो तुर्की में होता है। लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके हैं। फिर तीसरा सवाल पूछेंगे, कोई ज्यादा कानून वाला हमारा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहस करने में लोगों का बड़ा मन लगता है। वो कहेंगे भाई साहब लोकसभा में करने से सिर्फ संविधान थोड़ी बदल सकते हैं ये लोग, राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए 2/3, इसके बगैर तो नहीं कर सकते। आप तो यूं ही उड़ा रहे हो, ये बदलेंगे नहीं, बदल सकते ही नहीं। उसका भी जवाब मैं बता देता हूं। उसकी रिहर्सल इन लोगों ने कर ली है। आपको ध्यान है, ये संसद खत्म होने से पहले 2 महीना पहले क्या किया था? 140 एमपी को बाहर किया था। वो रिहर्सल थी। तो क्या होगा अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं मेजॉरिटी लेके, जिस तरह से सोच रहे थे, ये 400 पार 300 पार ये सारे सपने हैं। राज्यसभा में इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर किसी तरह से लोकसभा में हासिल करते हैं तो क्या करेंगे? एक दिन लोकसभा से 20-30 सांसदों को बर्खास्त करेंगे 1 हफ्ते के लिए। बड़ा इंडिसिप्लिन दिखा रहे थे, शोर कर रहे थे, बोल रहे थे, प्रधानमंत्री की अवमानना कर रहे थे, 10 दिन के लिए बाहर। और राज्यसभा से 50 एमपी को 10 दिन के लिए बाहर कर देंगे। और उस 10 दिन के अंदर संविधान संशोधन का प्रस्ताव आएगा भी, पास भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का सोचना मत। कोई कह दे कि नहीं पास ही नहीं कर सकते, आप तो यूं ही बात फैला रहे हो। भैया ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल मेथड है। और मैं आपको बता रहा हूं क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यही होगा। तो फिर कोई पूछेगा कि अगर ऐसा है तो ये बताओ क्या किया जाए। और फिर कोई पूछेगा कि कोई विकल्प भी है क्या हमारे पास, और पूछेगा कि ऐसा करने से फायदा होगा भी क्या, रोक भी सकते हैं क्या हम। बस वो बात करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बस एक संदेश हम लेके जाएं, बाकी इधर उधर की बहुत बातें नहीं। क्या कर सकते हैं? अभी भी हमारे हाथ में है ये खेल। 25 तारीख को इन्हें वोट की चोट दीजिए। संविधान पे जो हमला करेगा उसको हम वोट की चोट देंगे। कोई पूछेगा
कि भाई वोट की चोट देने से कोई फायदा होगा क्या, रोक सकते हैं क्या हम? क्योंकि देश भर में इन्होंने फैला दिया है 400 पार 400 पार 400 पार। मैं पहले दिन से कह रहा हूं भाई, ये 400 पार 400 बीसी का खेल है और कुछ नहीं है। ये बीजेपी का पुराना खेल है कि सामने वाले को मैच शुरू होने से पहले इतना डरा दो, इतना डरा दो कि वो वॉकओवर दे के मैदान छोड़ के भाग जाए। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ऑपोजिशन वाले अगर मैदान में खड़े रहें तो बस आप चिंता मत करो, बस खड़े रह जाना, मैदान मत छोड़ के चले जाना जैसे 2019 में छोड़ दिया था, डटे रहना है। और आज मैं आपको बता सकता हूं मेरे दोस्तों, पिछले 6 हफ्ते में मैं तेलंगाना गया, कर्नाटका गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इतने राज्यों की बात तो मैं आंख देखी आपको बता सकता हूं। बाकी राज्यों की बात जो दोस्तों से सुनी है, समझदार लोगों से सुनी है, पढ़ी है, वो बता देता हूं। एक बात आप गांठ बांध लो, सबके सामने बोल रहा हूं, वीडियो बना चुका हूं और ये वीडियो अब बन भी रहा है। बीजेपी की 272 सीट नहीं आ रही है। ये टोटल प्रचार कर रखा है इन लोगों ने। मेरे को एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी। मैं घूम रहा था, गांव गांव घूमता हूं मैं, बस सब नेतागिरी छोड़ के गांव गांव जाता हूं, लोगों से बात करता हूं और करना चाहिए सबको ये काम। तो मैं गया, बहन जी से पूछा, बहन जी वोट किसे देंगी? कहती भाई बीजेपी को तो नहीं दूंगी और किसी को भी दे दूं, लेकिन आएगा मोदी ही। फिर मैं भाई साहब के पास गया कि भाई साहब क्या विचार है? कहते इस बार तो बीजेपी को सजा दूंगा लेकिन आएगा मोदी ही। फिर इनके पास गया, ये कहते कि भाई मैं तो एकदम तय करके बैठा हूं लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, आएगा तो मोदी। सारे देश में इन्होंने ये वहम फैला रखा है कि आएगा तो मोदी ही, और सारा मीडिया इनके साथ है इस प्रपंच के अंदर। और जिस दिन ये वहम टूट गया, पूरा नहीं टूटा, जिस दिन ये वहम टूट गया, बीजेपी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये जादूगर का खेल होता है ना, जादूगर स्टेज के ऊपर है, हवा से ताश का पत्ता निकाला, यहां से छुरी निकाला, ये लड़की को गायब कर दिया, सारे मुंह में उंगली डाल के देखते हैं, अरे भाई क्या कर दिया, क्या कर दिया। फिर अचानक किसी बच्चे को दिख जाता है कि इसने तो अपनी स्लीव के अंदर कार्ड छुपाया हुआ था, वहां से निकाला है, और कोई बच्चा बोल देता है ये तो चीटिंग कर रहा है, और इतने में जादूगर का जादू खत्म हो जाता है। एक बच्चे ने पकड़ लिया कि ये तो स्लीव से निकाला हुआ है कार्ड, तो जादू खत्म हो जाता है। तो इनका जादूगर वाला खेल है, और ये खेल जिस दिन पूरी तरह पकड़ में आ गया, ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो आज हम सब की जिम्मेवारी है। आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कोई नहीं, ठीक है, वो लोगों का समय होता है। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब की जिम्मेवारी है। अगले 5 दिन यहां, उसके बाद पंजाब में है, 25 तारीख को दिल्ली में और हरियाणा में है, और 1 तारीख को पंजाब में है। हम सब की जानकारी है, रिश्तेदारियां हैं, सबकी पहचान है, सब जानते हैं। सबको वहां संदेशे पहुंचाने हैं, सबको बात पहुंचानी है। इसका इंतजार मत करना कि वहां पे कोई आपके पास आया कि नहीं आया। कोई आए बुलाने या ना बुलाने आए, ये कोई बारात नहीं है। जिस जिस के